हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन को देखे थे हम लोग। अब इसमें से हम लोग करेंगे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड। जैसे अल्डिहाइड रिड्यूसिंग नेचर के होते थे ना, वैसे ही फॉर्मिक एसिड भी रिड्यूसिंग नेचर का है। क्यों है ज़रा देखोगे। फॉर्मिक एसिड का अलग ही कहानी है। फॉर्मिक एसिड को ज़रा ध्यान से देख पाओगे तो राइट साइड तो इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इधर देखोगे यहाँ सो दिस वन इज अल्डिहाइडिक ग्रुप। और अल्डिहाइडिक ग्रुप हम लोग जानते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है सिवाय फॉर्मिक एसिड का। और फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का तो है ही और दूसरा इसमें जो है अल्डिहाइड का भी है। इसलिए जो है यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एक स्पेसिफिक फीचर है इसका फॉर्मिक एसिड का कि एक तरफ इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो एक तरफ जो है अल्डिहाइडिक है। और अल्डिहाइड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ग्रुप है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड में भी कहानी कुछ ऐसा ही है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, फॉर्मिक एसिड itself get oxidized to carbonic acid which being unstable decomposes to give CO2 and H2O। एक कहानी है कि यह जो फॉर्मिक एसिड है बड़ा आसानी से इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, इससे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। एक वीक एसिड है, अनस्टेबल भी है, टूट जाता है और CO2 H2O का फॉर्मेशन करता है। ऐसा बेसिकली इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर का कहानी है। यहाँ देखो ऐसे ई यहाँ लोन पेयर से इसको लेगा तो ये हो जाएगा -C++OOHH+ और ई यहाँ से बाहर, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो गया CO2 और यहाँ से H2O। इस तरह का इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। और इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से जो है यहाँ CO2 और H2O में जो है टूट जाता है, क्योंकि दोनों तरफ एसिडिक प्रोटॉन है, इधर का एसिडिक प्रोटॉन उधर जा सकता है। अब यदि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डिहाइड जो रिएक्शन कर रहा था वो सब रिएक्शन इसके लिए भी होगा, सब रिएक्शन इसके लिए भी होगा। टॉलेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, पोटासियम डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, सबके साथ रिएक्शन करेगा। तो इतना याद रखना कि फॉर्मिक एसिड H2O और CO2 में जाता है, बस डायरेक्ट टूटता नहीं है। पहले कार्बोनिक एसिड बनता है लेकिन उसमें इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से ये डिकम्पोज करता है। तो कई रिएक्शंस हैं इससे, जैसे फॉर्मिक एसिड
फॉर्मिक एसिड डीकलराइज्ड या डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन and also turns orange K2Cr2O7 solution into green। कलर चेंज हो रहा है, मैंने कोई ना कोई रिएक्शन होगा। पोटासियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को बोल रहा है कलरलेस ही कर देता है, पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है उसको कलरलेस। और पोटासियम डाइक्रोमेट जिसका कि ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है वो बदल जाता है ग्रीन में रिएक्शन की वजह से। देखते हैं रिएक्शन हम लोग। ऐसा रिएक्शन है, पोटासियम परमैंगनेट H2SO4 से कंबाइन करके पोटासियम सल्फेट MnSO4 H2O और 5 ऑक्सीजन देता है। और अब जो यह फॉर्मिक एसिड है इसको तो बस एक ऑक्सीजन चाहिए कहीं से, तो ये टूट जाएगा H2O + CO2 में। 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 KMnO4 3 H2SO4 5 HCOOH, इधर हो जाएगा K2SO4 2 MnSO4 5 CO2 + 8 H2O। 3 H2O यहाँ है और 5 आकर के जुड़ जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साफ पता चलने वाला है। Mn का यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, +7 से +2 रिडक्शन। KMnO4 का कलर हम लोग जानते हैं चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक में इसके बारे में पढ़े हम लोग। यहाँ फॉर्मिक एसिड की बात करोगे तो कार्बन का यहाँ +2 है, यहाँ जाकर के +4 हो गया, तो +2 से +4 बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, क्योंकि खुद रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडाइज किया, और यह खुद ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे को रिड्यूस किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऐसे सेम रिएक्शन पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ। यहाँ यह जो Mn2+ है ना, ये जनरली कलरलेस होता है। वजह पढ़े होगे कोऑर्डिनेशन में कि Mn2+ का 3D5 है, बांटोगे तो T2G3 Ag2 या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यदि बना रहा है, बेसिकली तो टेट्राहेड्रल ही था, तो फिर इसमें E2 T2 3 ऐसे। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेसिकली ट्रांजिशन वगैरह फॉरबिडन होता है, इसलिए कोई कलर नहीं रहेगा MnSO4 का। और भी रिएक्शंस हैं फॉर्मिक एसिड का जो बताएगा कि यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है या करता है। तो जैसे नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड reduces mercury chloride to mercurous chloride to mercury black। डबल रिडक्शन का काम देखो कैसे, HCOOH 2HgCl2 ये बदल जाता है Hg2Cl2 + CO2 + 2HCl। अगेन यहाँ फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करके 2Hg + CO2 + 2HCl। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर रिएक्शन को देख लो, समझ में आ जाएगा। कार्बन का तो हम लोग इसका जान ही रहे हैं, यहाँ +2 CO2 में +4। मरकरी का यहाँ +2 है, यहाँ हो गया +1। तो मरकरी +2 में होता है तो यही कहलाता है मर्क्यूरिक IC।
और ये +1 हो गया मीन्स मर्क्यूरस OUS लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और फिर यहाँ मरकरी का हो गया 0। तो सबसे पहले +2 से +1 एक बार रिडक्शन, फिर +1 से 0 दो बार में डबल रिडक्शन हुआ, और ये फिर से यहाँ +2 से +4 बन गया। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या होगा। तो फॉर्मिक एसिड का तो जो होना है वही होगा, CO2 वगैरह में टूटेगा ही, साथ ही साथ मर्क्यूरी क्लोराइड पहले मर्क्यूरस में बदलता है और फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मरकरी में, जिसको मरकरी ब्लैक कहेंगे, माने ब्लैक के रूप में अपीयर होता है, इसलिए कलर के आधार पर इसका मरकरी ब्लैक ऐसा। तो यह एक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट वगैरह से देख लें हम लोग। तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों को। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट था तो बड़ा चीज़, लेकिन इसको ऐसे भी Ag2O टॉलेंस रिएजेंट का पार्ट है, टॉलेंस रिएजेंट। तो रिएक्शन करके सिल्वर मिरर में बदल जाता है, 2Ag सिल्वर मिरर प्लस CO2 प्लस H2। वही काम फेलिंग सॉल्यूशन के लिए करें तो फेलिंग सॉल्यूशन को CuO से हम लोग लिखते हैं, जो कि ग्रीन कलर का है। डिटेल में एल्डिहाइड कीटोन में देख चुके हैं उसको, इसलिए तो ये CO2 प्लस H2O और इस Cu2O का जो है सो ब्राउन प्रिसिपिटेट के रूप में आ जाता है, रेड प्रिसिपिटेट ऐसा। तो ये हुए रिएक्शंस जो बतलाते हैं कि फॉर्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वजह साफ था, फॉर्मिक एसिड में अल्डिहाइडिक ग्रुप का होना, CHO ग्रुप का होना साइमल्टेनियस रूप में, एक तरफ कार्बोक्सिल दूसरी तरफ अल्डिहाइडिक, इधर कार्बोक्सिलिक इधर अल्डिहाइडिक। इसलिए अब एक लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एरोमेटिक एसिड है मीन्स बेंजोइक एसिड, उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। जहाँ भी एरोमेटिक रिंग आएगा बताए, वहाँ के लिए तो बड़ा कॉमन है। क्या कहानी है ज़रा इसका हम लोग देखें। C डबल बॉन्ड OH। तो यह पूरा ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एरोमेटिक सिस्टम का, ऐसा कुछ बनते रहेगा। यहाँ CO माइनस OH, यहाँ प्लस। अगेन आप रेजोनेंस दिखलाते रहो। एरोमेटिक सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस OH, अगेन यहाँ आ जाएगा, तो फिर कुछ ऐसा बनेगा। इसमें यहाँ आ जाना है प्लस CO माइनस OH, और लास्टली इसको पहले के जैसा बनाओगे तो वापस शिफ्ट कर दो।
ऐसा यहाँ C डबल बॉन्ड OH इस तरह से। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, इन सबको मिलाकर के जब हाइब्रिड का फॉर्मेशन करोगे तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा। इसके लिए हाइब्रिड बनाओगे तो COOH स्ट्रक्चर 1 नंबरिंग कर दो 2 3 4 5। अब स्ट्रक्चर 1 और 5 में देख रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बाकी के तीनों स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग पार्शियल बॉन्ड दिखा सकते हैं ऐसा। 1 और 5 में इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब पे माइनस आया तो पार्शियल माइनस दिखा देंगे। उसके बाद 1 और 5 वाले में बेंजीन का कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बाकी में डबल, तो पार्शियल डबल यहाँ आ जाएगा। और रिंग में तो डिलोकलाइज कर ही रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो 1 और 5 में बेंजीन रिंग में कहीं कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ ऑर्थो पे चार्ज आया, यहाँ पारा पे और अगेन ऑर्थो पे, तो ये प्लस प्लस प्लस। तो इस तरह से हाइब्रिड से जो निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं वह साफ साफ है कि इस बेंजोइक एसिड में यह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप था कार्बोक्सिल, जब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो हालांकि पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, लेकिन रेजोनेंस के आधार पे जो बात सामने आ रहा है कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटेगा। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटेगा, मेटा पे उतना नहीं, क्या कि मेटा पे डायरेक्ट प्लस कभी आ ही नहीं रहा है। तो मेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुआ, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। ऑर्थो और पारा के तुलना में मेटा इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन तो वहाँ भी कम हुआ होगा, लेकिन ऑर्थो पारा के तुलना में बहुत कम। तो इसको दो तरीके से बोले कि मेटा इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच देन ऑर्थो एंड पारा, और मेटा इज रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन ऑर्थो एंड पारा, कि ऑर्थो और पारा के तुलना में मेटा कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर ऑर्थो और पारा के तुलना में मेटा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ओवरऑल नहीं है, ऑर्थो पारा के तुलना में, बार बार हम बोल रहे रिलेटिवली, इस बात को ध्यान में रखोगे। तो अब यदि तुम रिएक्शन करवाओगे किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल तो बड़ा मुश्किल से जुड़ेगा, क्या कि है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, लेकिन फिर भी मेटा पे एक चांस है, यहाँ प्लस नहीं आ रहा है तो यहीं जा कर के जो है जुड़ेगा, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा सब्सटीट्यूटेड बनेगा इस COOH, और कहीं मेटा पे जो है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। और वैसे भी इसको हम लोग पहले किए हुए हैं कि यदि एरोमेटिक सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो वैसे ग्रुप जो है मेटा सब्सटीट्यूटेड होते हैं, और मेटा सब्सटीट्यूटेड होने का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर के अब वहीं जुड़ेगा मेटा पे। अब जितना कॉमन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं हम लोग, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, हेलोजिनेशन, वे रिएक्शंस को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन चूँकि एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सबसे पहला बात कि इसके लिए उतना कॉमन तो होगा नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, चाहे जो भी हो, बहुत कॉमन नहीं होना है रिएक्शन। तो प्रोडक्ट का यील्ड उतना बेहतर होगा नहीं जितना कि फिनॉल, एमीन वगैरह के लिए होता है, या नॉर्मल बेंजीन के लिए होता है उसके लिए। तो जो जो रिएक्शन पॉसिबल है उसको हम लोग लिख लें। सबसे पहले नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है क्या, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपस में कंबाइन करके क्या क्या बनाते हैं, NO2 प्लस HSO4 माइनस H2O, और तब फिर रिएक्शन होता है एरोमेटिक सिस्टम का।
COOH ऐसा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल दिस वन, और अब इसका मेटा पे जा करके जुड़ेगा। इसको हाइड्रोजन से दिखा दें, जुड़ेगा तो पाई से ही, लेकिन बाद में हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करके तो कम हो ही जाता है ऐसा। तो यहाँ NO2 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। तो ये मेटा पे नाइट्रो आकर के जुड़ा। अब जरा बेंजीन का यहाँ कहानी सुनो। वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और अब बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो आ गए, जिसमें एक तो इस कदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है NO2 कि क्या ही बात किया जाए, तो यहाँ जो यह एरोमेटिक सिस्टम होगा, सोचो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसी भी हाल में अभी दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की स्थिति में नहीं है, नेवर। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए मिक्सचर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। H2SO4 H2SO4 दो आपस में कंबाइन करके HSO4 माइनस H3O और SO3 और H3O प्लस, ये दोनों को बेटर ऐसे लिखा जा सकता है HSO3 प्लस और H2O, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। देखो SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जब SO3 H3O प्लस के साथ रहेगा ना, तो ये प्रोटोनेट करके जो है ऐसा बनाएगा। देखो ये होता है ना SO3, ठीक है, प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का OH प्लस। फाइनली यहाँ से ये शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड O OH प्लस ऐसा। नाउ दिस बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल। तो अब रिएक्शन करवा दो, मेन इलेक्ट्रोफाइल को ही देखना है। COOH HSO3 प्लस, ये डायरेक्ट यहाँ से अटैक होगा। COH और यहाँ से SO3H, मेटासल्फो बेंजोइक एसिड है। मतलब इन दोनों में कार्बोक्सिल तो सीनियर होता है ना, कहीं कहीं कोई पुराना बुक में इसको सीनियर बताता है। अब इसको सीनियर बताएगा तो हिसाब से लिखोगे तो नाम हो जाएगा मेटा कार्बोक्सी, ये फिर कार्बोक्सी जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसा। और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे तो हम लोग देख ही चुके कि सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज दैट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के जितना स्ट्रॉन्ग होता है, अब उसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। खुद बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये, खुद बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया और यहाँ इसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ऐसा। तो ये दो रिएक्शन बहुत कॉमन है। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग हेलोजिनेशन वगैरह देखे हैं। हेलोजिनेशन, Friedel-Crafts reaction are not common to any aromatic system in which an electron withdrawing group is already present. Friedel-Crafts रिएक्शन वैसे एरोमेटिक सिस्टम में नहीं होता, इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। रीजन एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले, तो एक लास्ट देख ले थोड़ा बहुत जो चांसेस है हेलोजिनेशन का एनहाइड्रस FeBr3 के साथ। तो ये भी मेटा पे ही जुड़ने वाला है, इस COOH और मेटा पे ही ब्रोमीन जुड़ेगा, HBr बार होता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड।
अब देखो ये जो 3 तरह के एसिड बने, ऐसा एक नाइट्रो वाला बना NO2 और एक सल्फोनिक एसिड वाला बना। तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को यदि पूछा जाए विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यही ऑर्डर चलेगा। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और फिर मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। इसमें तो समझो कि ई पहले आयोनाइज करेगा, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, ऐसा दो एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फिर नाइट्रो, इसका हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होता है हेलोजन से, तो इस हिसाब से फिर जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा। ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं सब। तो ये हो गया एसिडिक नेचर इनका। तो यहाँ से यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर था समाप्त होता है पूरी तरह से। इसके पहले हमने अल्डिहाइड कीटोन्स ऑलरेडी समाप्त किया हुआ है, तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से यह पूरा यूनिट ही कंप्लीट हो गया। बहुत डिटेल में बताया गया, वीडियोज़ लेक्चर्स अधिक हैं, उस पर नहीं जाओगे, क्योंकि हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया, बीच में कई कंसेप्ट दिए गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम लोग, तो उस हिसाब से लेक्चर थोड़ा तो बढ़ेगा ही, लंबा तो होएगा ही। अब हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास से कि इस यूनिट से NCERT बुक में देखोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। NCERT बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इस चैप्टर से, और काफ़ी कंसेप्चुअल है। हम कई बार कह रहे हैं या कहते आ रहे हैं कि चैप्टर को रटना, थ्योरी को रटना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसे अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चलता है, और जब सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो एक तरह से चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से NCERT के लिए हम लोग चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।